हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की हमारी चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसका रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए। रिप्रोड्यूस का मतलब है जो एक जनरेशन है फिर से रिक्रिएट करना है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होती है? क्रिएशन। तो रिक्रिएटेड। अब हमारे जनरेशन है, हमारे दादा से हमारी पापा, हमारे पापा से मैं, और ऐसे जनरेशन वहाँ से यहाँ तक, ऐसे सेम स्पीशीज में है, सेम है, जीन्स पूरे सेम है। तो क्या होती है? तो सेम होती है पर हम सिमिलर नहीं होते, सिमिलर होते पर आइडेंटिकल नहीं होते। इसका मतलब आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होते। तो रिप्रोड्यूस का मतलब है एक आदमी से गर्ल एंड बॉय, तो एक आदमी से एक चाइल्ड बर्थ है, वो चाइल्ड दूसरे गर्ल से रहे तो हमारे एक चाइल्ड बर्थ है, यानी गर्ल ले लेंगे। ऐसे क्रिएट होते वैसे रहते। क्यों रिप्रोड्यूस क्यों इम्पोर्टेंट है? रिप्रोड्यूस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगले जनरेशन में, अगले साइन में वहाँ पर ह्यूमंस वैनिश नहीं होना होगा, ह्यूमंस या अदर ऑर्गेनिजम्स वैनिश नहीं होना होगा। इसलिए रिप्रोड्यूस इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए चैप्टर में अब चलेंगे। Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic questions. Why do organisms reproduce? ये तो पहले ही मैं बता दिया क्यों organisms reproduce है। इसका आंसर है to carry the generations from one generation to the other generation of the same species. Organisms is why do organisms reproduce कहते हैं ना। तो ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्यों रिक्रिएट होते हैं, मैं जो बताई थी, क्योंकि वो अगले जनरेशन्स में, आने वाले जनरेशन्स में वैनिश नहीं होना चाहिए, राइट। अब सब फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचिए, आप हैं और आपके पेरेंट्स, दैट्स ऑल। ये रिप्रोडक्शन यहाँ तक ख़त्म हो गई थी, तो ख़त्म होगी तो अदर पीपल, अदर एनिमल्स और फ्लावर्स वॉट एवर, तो सब ख़त्म हो गया। वहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गया। तो दूसरे आने वाले जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल मे बी दिस पर्सन हैव डाइड और अदर ऑल्सो हैव डाइड, तब हम दूसरे भी नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पर खट जाते हैं। तब क्या होता है? ह्यूमंस वैनिश हो जाते हैं, या मतलब एग्जिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration, or excretion, on the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in this process. So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. तो देखिए यहाँ पर तो रिप्रोडक्शन तो ज़रूरत नहीं है हमको, बहुत उसको क्या भी ज़रूरत नहीं है हमको, नेसेसरी भी नहीं है लाइफ के लिए, इंडिविजुअल लाइफ के लिए। तो जैसे हम रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन हमको पता है, हम तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। पर ये रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब सारे क्वेश्चंस क्लासरूम में डिस्कस करना बहुत अच्छी होती है। तो डिस्कस करेंगे हमारे ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियसली दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस का मतलब रिक्रिएशन। Okay, if there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. मैं जैसे बताए थे वैनिश हो जाते हैं। आप सपोज वहाँ पर रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गई है, पर्टिकुलर जनरेशन में रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया, तब पूरा से पूरा स्पीशीज ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाते हैं।
और एग्जिस्ट हो जाते हैं. इफ द इट इज द लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग to a single species that brings them to our notice. How do we know that the two different individuals organisms belong to the same species? तो हमको कैसा पता चलता है एक दो इंडिविजुअल्स है वो दो एक ही स्पीशीज के वाले हैं, तो हमको कैसा पता होता है? यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर. Thus, reproducing organisms create a new individual that look very much like themselves. तो क्यों हम एक स्पीशीज जैसे देखते हैं, तो दो ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ले ले, आपके भाई और आप, आपका भाई और आप, तो दोनों भी सेम स्पीशीज वाले हैं, लगते हैं सिमिलर भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स को सिमिलर भी रहते हैं, आपके पेरेंट्स के सिमिलर भी रहते हैं, वो जैसे ही रहते हैं हम उसके उन जो हम इन्होंने हमको क्रिएट किए थे तो सेम ऐसे ही दिखते, सिमिलर दिखते, पर आइडेंटिकल नहीं है. आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी ऑफ द पेरेंट, द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट. हम वैसे नहीं दिखते हैं ना, आपके पेरेंट जैसे एग्जैक्ट नहीं दिखते हैं, हम तो सिमिलर देखते हैं, सिमिलर तो जैसे वैसे ही दिखते हैं हम भी. फॉर एग्जाम्पल आपके माँ के आंख और आपके आंख सेम होते हैं, आपके डैड की नोज़ और आपके भाई की नोज़ सेम होते हैं, आपकी मम्मा का हेयर और तुम्हारे हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे समथिंग डिफरेंट ऐसे सब सिमिलैरिटीज़. तो जो सिमिलैरिटीज़ होते हैं, सिमिलर का मतलब है सिमिलैरिटीज़ ऑफ बिटवीन पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स. तो जो सिमिलैरिटीज़ रहते हैं ना, तो वो तो सिमिलर रहते पर आइडेंटिकल नहीं, का मतलब सेम आपकी मामा के जैसे आप ही होते, वैसा नहीं है. जाएंगे आप चैप्टर एंटर होने वाले हैं. डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? मैं जैसे बोली थी अभी, सेम द पैराग्राफ बिलोंग्स टू. तो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? तो एक ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी उन्हें हम दूसरे कॉपी को तैयार कर सकते हैं. Organisms look similar because their body designs are similar. If body designs are to be similar, the blueprints of this design should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprint of body designs. In class 9, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of the features from parents to next generation in the form of DNA. Deoxyribonucleic acid molecules. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made. Different proteins will eventually lead to altered body designs. ठीक है, यहाँ पर तो समझो. देखिए, तो आपको पता है ना एक सेल के अंदर क्या होती है? सेकेंड, आपके सेल के अंदर क्या होती है? इट्स ओके. आपके सेल के अंदर क्या होती है? आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? डीएनए रहती है. आई मीन क्रोमोसोम्स रहते हैं. क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है? एज क्लास 9 में आप पढ़े थे, क्रोमोसोम्स का मतलब है स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस. ओके, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होती है? डीएनए. डीएनए क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स. डीएनए प्रोटीन्स बनाते हैं. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी डीएनए चेंज हो गई थी, आपकी माँ की डीएनए नहीं है, आपकी माँ की डीएनए से डिफरेंट हो गई थी, तब डिफरेंट प्रोटीन्स रहते हैं, आपकी माँ के जैसे सिमिलर नहीं होते हैं. आइडेंटिकल तो कहीं भी नहीं रहते, कोई भी नहीं रहते, तो सिमिलर नहीं होते, आप दोनों जैसे नहीं दिखते, जैसा समवॉट सिमिलैरिटी नहीं होती है, तो डीएनए चेंज हो जाती है, डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाते हैं, तो ब्लूप्रिंट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं. तो डीएनए विल चूज योर पेरेंट, यू नो दैट थिंग. तो आपको पता ही होगा डीएनए तो आपके पेरेंट को
आइडेंटिकल. इट विल हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर पेरेंट. जैसे आप मान लो एक बच्चा है, वो बच्चा तो घू गया है, इसका मतलब कहीं पर चल गया है, उसका माँ पेरेंट्स को यूज़ नहीं, उसका माँ पेरेंट्स के दूर चल गया था. तो इसको ना इसके माँ पेरेंट्स कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आप वह कहाँ रहते हैं, आपके सिचुएशन कहीं भी नहीं पता है. तो उसको क्या करते हैं, उसके एक बाल काटते हैं, एक बाल काट के उसको टेस्ट करते हैं. उस बाल में क्या होती है, डीएनए होती है, उसके बाल में डीएनए होती है. तो डीएनए वजह से हम सब ब्लूप्रिंट्स पता चल जाते हैं. ब्लूप्रिंट्स, आपके नाम क्या है, मतलब इसे आम नाम नहीं है, आपके पेरेंट्स कौन है, सब पता चल जाता है. आपका हिस्ट्री पता चलता है, आपका फैमिली के बारे में पता चल जाता है, डीएनए के बारे में. तो इतना पावरफुल है जब ब्लूप्रिंट्स पता चल जाता है. तो सब फॉर एग्जांपल्स डीएनए तो डिफरेंट प्रोटीन्स, इफ डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, तो इंफॉर्मेशन चेंज हो गया तो सपोज, तो क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स हो जाते हैं, डिफरेंट सब बदल जाते हैं, बॉडी डिजाइन्स भी बदल जाते हैं, सब आपके पेरेंट्स से अलग होती है. तो ये बता रहा है. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA. तो आप ये सारा चैप्टर डीएनए में ही चलता है, ठीक है. तो therefore, a basic event in reproduction में is the creation of DNA. रिप्रोडक्शन में सब क्या है, क्रिएशन ऑफ डीएनए. तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो डीएनए को क्रिएट करता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू दिस पैराग्राफ, हम तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगी. देखो यार, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. The process of producing new organism from the existing organism of the same species is called reproduction. Okay, finally see the process of producing new organism. एक new organism को produce करना from existing organisms of the same species is called reproduction. So एक आदमी और दूसरे आदमी, ये दोनों एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करते हैं. तो एक बेबी को जन्म देते हैं. तो न्यू ऑर्गेनिजम्स, ये फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म था, ये तो जैसे मरने वाले हैं, इसका मतलब ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट होने वाले हैं. तो ये बच्चा बड़ा होता है, बड़ा बस इन्होंने एग्जिस्ट होते हैं यूजुअली, दैट इज क्योंकि वो ओल्ड हो जाते हैं. फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों का स्पीशीज एक ही है. स्पीशीज का मतलब सिमिलैरिटीज एक ही है, डीएनए एक ही है, सब एक ही है.
इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये बच्चा दूसरे से कंबाइन होके फिर दूसरा एक बच्चा को देता, फिर इसके दोनों भी सेम स्पीशीज होते हैं और इसके दोनों भी सेम स्पीशीज होते हैं। तो एक जनरेशन रिजनरेशन होती है, यहाँ पर तो रिप्रोडक्शन होती है, रिक्रिएशन होती है। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये है, आपको चाहिए तो आपके नोट्स में लिख सकते हैं। तो थोड़े लोग के नोट्स में अलग अलग डेफिनेशन होते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चले जाएंगे नेक्स्ट वन में। तो कहाँ पर हैं हम? यहाँ पर। या therefore a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy। तो DNA कॉपी को क्रिएट करना है, मैं जैसे बताई थी। तो DNA कॉपी को क्रिएट करने के लिए ही ये रिप्रोडक्शन चैप्टर बनी थी। तो एक बेसिक इवेंट है DNA कॉपिंग का क्रिएशन है। तो सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर DNA। तो सेल्स एक केमिकल रिएक्शंस यूज करते हैं कि उनके DNA को बिल्ड करने के लिए। दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ DNA in reproducing cell and they will need to be separated from each other। तो वो दो कॉपीज बनाते हैं, दो कॉपीज भी सेपरेट होना चाहिए। However, keeping one copy of DNA in original cell, एक ओरिजिनल सेल में, एक डुप्लीकेट सेल में और ओरिजिनल सेल है। एक ओरिजिनल सेल में एक कॉपी ऑफ DNA रखना होगा और एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। तो एक ओरिजिनल का रखकर दूसरा को हम ठेकलना वो वर्क नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होते उसके लाइफ मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करने के लिए उसके स्ट्रक्चर में, सेलुलर स्ट्रक्चर में कोई ऐसे नहीं होते। इसके स्ट्रक्चर में इसके ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो उसके लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate. Accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate. तो एक creation of additional cellular, तो ये एक नवी चीज़, मतलब नई ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करते हैं जब वो एक सेपरेट होते, DNA कॉपी सेपरेट होते, ईच विथ इट्स ओन सेलुलर apparatus, effectively a cell divides to give rise to two cells. These two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? मैं जैसे बता रही थी, absolutely same रहना होगा, identical रहना होगा। The answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations. तो एक कॉपी करने के लिए एक कॉपी फ्रॉम द मैन और दूसरा कॉपी फ्रॉम द वुमेन, मे बी कुछ नंबर है। तो ये दो कॉपीज कंबाइन होके एक नई कॉपी मिलती है। मे बी टेक इट एज गर्ल बॉर्न, अ चाइल्ड। तो ये दोनों कंबाइंड हुए थे, दो कॉपीज कंबाइन हुए थे, उसमें भी DNA हो गया था, इसमें भी DNA होगा। तो दो कंबाइन होके एक सेल में DNA होती ना, सेल कंबाइन हो जाते, एक गर्ल चीज बॉर्न हुई थी। तो वो DNA उसमें जो होती है ना, लाइक वेरिएशंस रहते हैं।
ये वेरिएशन क्या है भाई, ये नवा चीज़ आ गई है यहाँ पर देखिए। तो वेरिएशंस का मतलब होती है द डिफरेंसेस। आप फॉर एग्जांपल थोड़े के हाइट और एक शेप ऑफ नोज और ईयर मे बी माउथ, इसका मतलब कुछ डिफरेंट होते हैं। मे बी उसके पापा और उसकी मम्मा दोनों भी लेस हाइट है और उसके बेटा तो बहुत हाइट है, और उसके पापा का भी और उसके मम्मा का शेप का नोज डिफरेंट है और उसका शेप ऑफ द नोज शार्प, मे बी ब्लेंड एंड शार्प। और ईयर तो अटैच्ड होते हैं किसके पेरेंट्स के, पर इसका ईयर्स तो अटैच नहीं होती है। उसकी माउथ तो जैसे ओपन जैसा डिफरेंट रहती है, उसके डिफरेंट रहती है। तो ये सब क्या है, इसको वेरिएशंस कहते हैं, डिफरेंसेस। ठीक है, आप देखेंगे therefore it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. इसका मतलब सिमिलर होती है। तो DNA कॉपीइंग्स इसका मतलब ये दोनों, इसका मम्मा पापा, ये दोनों थोड़े सिमिलर ही रहते हैं। मामा पापा और चाइल्ड तीन सिमिलर होते हैं, बच्चे के सिमिलर होते हैं, पर डिट्टो इसका मतलब एब्सोल्युटली कॉपी नहीं होते। मीन्स ब्लूप्रिंट जेरोक्स कॉपी जैसे नहीं रहते। ठीक है, देन ऑल्सो नेक्स्ट या एज ए रिजल्ट the DNA copies generated will be similar but not identical to the original. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work. तो DNA copy नई DNA copy work नहीं होते, तो इसके ड्रास्टिक चेंजेस के बल्ला, क्योंकि वेरिएशंस के कारण DNA कॉपी नहीं काम आ सकते। तो देखिए जब क्या होगा, with the cellular apparatus it inherits such a newborn cell will simply die. तो वो डीएनए नहीं काम करते, तो वो नई जो सेल पैदा होती है वो सेल डाई हो जाती है। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, सिर्फ डीएनए के लिए वो सेल ही मर जाती है। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर कुड still be many other variations in the DNA copyings that would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution, as we discuss in the next chapter. तो next chapter क्या है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो डिलीट हो गई है, वो नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट में जाएंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन हम कब बनी है, कि वेरिएशन तो हम सब नासन करते हैं, क्योंकि सेल्स को भी निकालते हैं और डिफरेंसेस बताते हैं। क्यों वेरिएशंस इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्यों वेरिएशंस बनाए थे, क्यों वेरिएशंस हमको लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features through that allow the organism to use the particular niche, particular place, niche मतलब place area. Okay, reproduction is therefore linked to the stability of populations of species. However, niches can change because of the reasons beyond the control of the organism. Temperatures on Earth can go up or down, water levels can vary, or there could be meteorite hits. To think of a few examples, if a population of reproducing organisms was suited to a particular niche, and if the niche was drastically altered, the population could be wiped out. However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations,
there would be some chances of survival for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by the global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further. Variation is thus useful to the survival of species over time. Variations क्यों यूज करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे सर्वाइवल टाइम को ज़्यादा करते हैं और इन चेंज्ड एनवायरनमेंट में उसका सर्वाइवल को ज़्यादा करते हैं. ओके, तो सर्वाइवल में यूज होती है. सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ. इट इज़ एसेंशियल टू कंटिन्यू द स्पीशीज ऑन द अर्थ. तो स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, अर्थ में करने के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. म्यूचुएशंस, सडन चेंजेस इन जीन्स में सडन चेंजेस आने में भी ऐसे होते हैं. म्यूचुएशंस अक्कर होते हैं. बॉडी डिज़ाइंस में भी चेंज होते हैं. किसके कारण? इसलिए. तो देखिए यहाँ पर मैं जो पैराग्राफ पढ़ी है इसकी एक्सप्लेन करूँगी आपको. वेरिएशंस क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं जैसे बताई थी यहाँ पर. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल का यूजफुल है. सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, हमारे सर्वाइवल के लिए वो यूजफुल है. ये कैसा यूजफुल है, मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूंगी. 2 एग्जाम्पल्स. 1 एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एग्जाम्पल. देखिए, बैक्टीरिया सर्टेन टेम्परेचर में मर जाएगा. इसका सर्टेन टेम्परेचर में वो मर जाएगा. तो सर्टेन टेम्परेचर में भी मोर हीट, बहुत ज़्यादा गर्म करने से वो तो मर जाएगा. ये तो जो बैक्टीरिया होते हैं वाटर में रहते हैं, वाटर में रहने वाले को ग्लोबल वार्मिंग जैसे आ जाए तो हमको वो तो पूरा हीट बन जाता है, तो सब बैक्टीरिया डाई हो जाते हैं. तो डाई होने से थोड़े तो सरवाइव करने का चांस होता है. थोड़े बैक्टीरिया तो जीते हैं. वो कैसे जीते हैं? सब मर जाना होगा ना, क्योंकि उसका ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज होगी थी, तो इसका टेम्परेचर के कैसा इन्होंने ले लिए, इसलिए है क्योंकि उसमें वेरिएशंस है. तो जो वेरिएशंस ने, एक वेरिएशन इसका मतलब वो सब बच सकते हैं, इसका मतलब ले सकते हैं. वो जो भी तकलीफ कर सकते वो तो ले सकते हैं. मीन्स ये सब्र करना जैसे ऐसे तरह, मीन्स उसको उसकी बॉडी एक्सेप्ट करती है. वो जो प्रॉब्लम है बाहर, मे बी हीट, मे बी कूल्ड, वॉटेवर, उसका बॉडी तो एक्सेप्ट करते हैं. चांसेस ऑफ सर्वाइवल वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं? वेरिएशंस के वजह से एक्सेप्ट करते हैं. तो वेरिएशंस रही थे उसमें. उसका टेम्परेचर में भी फर्स्ट टेम्परेचर इज 34, मे बी, आई डोंट नो, मे बी 37 डिग्रीज. ओके, इतना होगा. ओके, तो इसमें आपको चांस ऑफ सर्वाइवल, तो इसको इसमें 44 डिग्रीज हो गए थे, मे बी इंक्रीजिंग ऑफ दैट ऑल्सो. तो इतना होगा तो आपको डेफिनेटली विल डाई. पर वेरिएशंस तो इसको भी हम ले सकते हैं. तो वेरिएशंस रहने का इसलिए कारण है क्योंकि चांस ऑफ सर्वाइवल होती है, हम सर्वाइव करने का चांस रहती है. और स्पीशीज रहना बहुत एसेंशियल है क्योंकि वो तो जनरेट होती रहती है. एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज क्रिएट होती है और दूसरा स्पीशीज से तीसरा स्पीशीज, ऐसा कंटिन्यू होते ही रहती है. वैसे इसलिए ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं होते हैं. मे बी देयर विल बी अ टाइम वेयर वी एग्जिस्ट, पर अभी नहीं. वो तो जनरेट होती है कंटिन्यूअसली, हम रीजनरेट होते हैं. तो वेरिएशंस क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल के लिए. और दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे आपके अच्छे समझने आने के लिए. जिराफी का एग्जाम्पल लेंगे. एक एग्जाम्पल लेंगे. तो जिराफी बोलने से आपको क्या याद आती है? उसकी लॉन्ग नेक याद आती है. तो पहले जो है, पहले टाइम पर उसकी नेक को तो जैसे नॉर्मल एनिमल की नहीं रहती है, छोटा ही नहीं रहता है उसका नेक. तो भी वो तो भी एक स्मॉल एनिमल है.
ओके, डोंट थिंक, आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वो भी इतना स्मॉल नेक वन है हमारे जैसे ही. मे बी अदर थिंग्स, मे बी डॉग, डोंकी, मे बी हॉर्स, ये सब जैसे ही उसके नेक भी सेम सिमिलैरिटी भी ऐसे रहती है. ओके, पर उसका नेक तो लॉन्ग होती है ना भाई, इसका लेग क्यों ऐसे हो गई है? तो उन्होंने इसे ट्री खाने के लिए उसका हाइट नहीं बढ़ जा रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा हाइट बढ़ गया है उसके लिए. वेरिएशंस आ गए हैं, देखिए वेरिएशंस आ रहा है इसमें. तो इसका नेक थोड़ा लॉन्ग हो गया था, तो दूसरा जनरेशन में उसका नेक बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था. तो नेक्स्ट जनरेशन में उसका नेक इतना ज़्यादा हो गया कि वो ट्री से भी ज़्यादा हो गया है, और वो ट्री का लीव्स भी खा पा सकता है. तो ये वेरिएशंस की वजह से उसका हाइट बढ़ गई थी. तो ये हाइट थोड़ी डिफरेंट होती है. मैं जैसे बताया कि हाइट उसका मम्मा का है, पापा का हाइट है वो तो शॉर्ट है, वो दो मामा भाई पापा का हाइट बहुत कम है, और उसका बेटा या बेटी का हाइट बहुत ज़्यादा है. तो ये इस वेरिएशंस कहते हैं, उसमें अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं. मे बी इसका मम्मा ये पापा ले लेंगे, इन दो मम्मा के पापा के शॉर्ट होते हैं और उसके बेटा का बहुत हाइट आ गए थे. ये वेरिएशंस कॉज किए थे, तो इसलिए वो खा पा सकता है तो और वो जी सकते हैं. और सपोज वेरिएशंस नहीं कॉज होती है तो वो जिराफी को कोई यूज़ नहीं देते. अब नॉर्मल डोंकी, डॉग ऐसे दिखते हैं, तो उसको उतना लॉन्ग नेक की ज़रूरत इसलिए. तो ये वेरिएशन नहीं कॉज होता तो वो नहीं खा पा सकता मे बी, राइट. तो ये वेरिएशन कॉज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीशीज अर्थ में जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है. म्यूचुएशंस कॉज होते हैं, मे बी सडन चेंज आ जाते हैं जीन्स में, सडन चेंज आते हैं वेरिएशंस की वजह से. जीन्स में सडन चेंजेस आते हैं. जीन्स क्या है? ये जीन्स क्या है भाई? सॉरी, ये जीन्स क्या है भाई बोलना चाहिए मैं. तो ये जीन्स क्या है भाई का मतलब क्या होती है इसका? मे बी तो ये दोनों का हाइट मे बी 4.5 ले लेंगे, 5.2 है, और ये बच्चा का देखिए 6.5 है. तो ये तो ज़्यादा ही है ना, थोड़ा हाइट ज़्यादा है दोनों के. इतना दोनों का करेक्ट 5.2 है, ऐसा नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ. तो 5.2 और एक 6.5 है. इसका मतलब ये दोनों का से अभी इसका ही ज़्यादा है. और इसका जीन्स में कैसे है? जीन्स में तो शॉर्ट है, तो जीन्स में सडन चेंज आ गई थी, तो सडन म्यूचुएशंस कॉज हुई, इसलिए इसका हाइट बढ़ चुका था और वेरिएशंस कॉज हुई. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, तो ये हमारी है. चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए बेटा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन में क्यों इम्पोर्टेंट है? रिक्रिएशन. अब इसमें हम नॉर्मल में देखेंगे व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिक्रिएशन. रिप्रोडक्शन का हम कैसे लिख लेने इजी मत. तो हम बच्चे को रिक्रिएशन में होने का डीएनए कॉपिंग क्यों होती है? डीएनए कॉपिंग इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि, क्यों बोलिए, तो उसका मम्मा पापा को आइडेंटिफाई करने के लिए वन रीज़न, उसका पूरा फैमिली चरित्र मालूम हो जाता है, उसके बाद सब डिटेल्स मालूम होते हैं इसमें. और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसके पेरेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक 3 रीजंस में भी आपके नोट्स में रहती है ना, वो पढ़ लीजिए बस. वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल. तो क्यों वेरिएशन एक बेनिफिशियल है स्पीशीज को बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल? क्यों ये वेरिएशन इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि वेरिएशंस, मैं 2 एग्जाम्पल दी थी वो इसलिए काम है, और म्यूचुएशंस की वजह से सडन चेंजेस आ जाती है,
तब हम वेरिएशंस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज़ में, स्पीशीज जीने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इज एसेंशियल टू कंटिन्यू स्पीशीज ऑन द अर्थ एंड म्यूचुएशंस का एक है। ओके, देयर आर द चेंजेस। I will be keeping the notes also for you. I will be explaining the notes of the for you in 1 hour maybe. Give me some time for the rest also. यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी आ गई थी, तो लॉन्ग टाइम बन जा रहा है। यहाँ पर 35 मिनट्स हो गए हैं। इट्स ओके, मैं अब और 5 मिनट्स लेके ख़त्म कर दूँगी। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या मोड्स यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के, क्या क्या मोड्स यूज़ करे थे सिंगल ऑर्गेनिज्म ने। यहाँ पर है एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 8.1 डिजॉल्व अबाउट 10 grams ऑफ शुगर इन 100 milliliters ऑफ वाटर। ओके, शुगर को डिजॉल्व करना होगा वाटर में। ये क्या है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ये वाटर है बेटा, शुगर भी डालना होगा ना। ये शुगर है, ओके देखिए, डिजॉल्व अबाउट 10 grams ऑफ शुगर। 10 grams ऑफ शुगर डाल दिए थे 100 milliliters ऑफ वाटर में। 10 grams ऑफ शुगर को डिजॉल्व करना होगा। टेक 20 milliliters ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले ले, अच्छा ले लिए थे। ओके, और इसमें जो सॉल्यूशन है ना वो 20 मिलीलीटर्स तक ऐड करना होगा। मिलीलीटर्स तक वो जो ये 100 मिलीलीटर्स के जो है उसको हम डिजॉल्व किए थे, इसमें थोड़ा 20 मिलीलीटर्स का इसमें डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद क्या करना होगा, ऐड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स। ईस्ट ग्रैन्यूल्स को ऐड करना होगा। अच्छा, ऐड करेंगे। ओके, वी एडेड ईस्ट ग्रैन्यूल्स। ओके, व्हाट हैपन नेक्स्ट? पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। तो इसके ऊपर एक कॉटन का प्लग रख दीजिए। कॉटन का मतलब रुई। ओके, मे बी सम पीपल मे बी नॉट नो। ओके, तो ऐसे इसकी क्लोज करना होगा टेस्ट ट्यूब की। और एक गरम और बहुत गरम भी नहीं है, इसका मतलब स्टोव में नहीं रखना होगा, ठीक है। बहुत ठंडा में नहीं होगा, जस्ट वार्म में रहना होगा, वार्म प्लेस में रखना होगा। ओके, तो क्या होगा, आफ्टर 1 or 2 hours put some drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip। तो एक स्लाइड में वो एक पुट अ ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर। 1-2 घंटे के बाद इसमें जो ईस्ट का है वो थोड़ा एक ड्रॉप स्लाइड के इसमें रख दीजिए और उसके ऊपर कवर कर दीजिए, कवर ऑफ स्लिप को। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होगा, उसमें क्या होएगा हम देखेंगे। तो ये हमारी एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, वेट अ स्लाइस ब्रेड। तो एक स्लाइस ब्रेड को वाटर में भिगाना होगा, भिग करना होगा और एंड कीप इट इन ए कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। मॉइस्ट प्लेस में, बहुत ठंडा प्लेस में, डार्क भी रहना होता, लाइट भी नहीं ऑब्जर्व होना। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो सरफेस है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हम ऑब्जर्व करना होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक।
ठीक है. Compare and contrast the ways in which yeast grows in the first case and how molds grow in a second. In the second. तो पहले में क्या बताए थे, हाउ ईस्ट ग्रोस इन द फर्स्ट केस, ईस्ट कैसे ग्रो होता है, और दूसरे केस में हाउ मोल्ड ग्रोस, हाउ मोल्ड ग्रोस. इस पहले केस में हम ईस्ट के बारे में बता रहे थे, दूसरे केस में मोल्ड के बारे में बताते हैं. हैविंग डिस्कस्ड द कॉन्टेस्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस. तो एक्चुअल होने कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म ऐसी है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके सेम स्पीशीज भी ऐसी होती है, सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर एक ही होती है, दो हाथ दो हाथ दो पाम, नाक आंख सब सेम होते हैं, स्ट्रक्चर एक ही होते हैं, पर सब आइडेंटिकल नहीं होते. यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर देखिए द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन. तो उसका बॉडी डिजाइन की वजह से डिपेंड होते हैं. ओके वेट अ मिनट में. ओके तो ये हमारी एक ऐसा इसका डिजाइन है. द मोड्स बाय विच ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एक बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दूसरे रिप्रोड्यूस करने के लिए कैसा रिप्रोड्यूस होते हैं, हम दो भी कैसे सिमिलर रहते हैं, वो एक्टिविटी के बारे में बताए थे. वो जो एक्टिविटी में है, ठीक है. फिजन, ये फिजन हम नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे. बहुत टाइम हो गया, मे बी 42 मिनट्स आई टुक, नो प्रॉब्लम, सॉरी माँ, मे बी आई टुक मोर टाइम फॉर यू. तो फिजन के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. एंड आपको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. मे बी अप टू हियर आपको समझ में आई थी. एक बार रिव्यू करके देखेंगे, हम एक बार रिवाइजन करेंगे, तो एक बार फिर से एक बार रिविजन करके आप चल जाए, छोड़ दूंगा. तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन का मतलब होते हैं रिक्रिएशन, रीजनरेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स came by the existing of the organisms from the same species is known as reproduction. Okay, तो ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिक्रिएशन होते हैं. सेम स्पीशीज के, सेम आदमी का है, सेम एक ही है, पर एक स्ट्रक्चर, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो न्यू ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जो मरने वाले होते हैं, फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज वाले उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. और रिप्रोडक्शन में क्यों ज़रूरत है ये सब मैं बताई थी ना. तो हम एग्जैक्टली सेम कॉपीज जैसे रहना होगा, एग्जैक्टली जीरोक्स रहना होते हैं नहीं, वो तो सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते हैं. ठीक है, ये तो याद रखना. कि सब एक इवेंट है, वो क्या है, डीएनए है. डीएनए क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसको दो कॉपीज रहते हैं, एक कॉपी है ना, दूसरे कॉपी को भी फेंक देंगे, ऐसा नहीं करते हैं. दो भी एक ही जगह रहते हैं. जब बेबी को एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तब वो डीएनए सेपरेट होते हैं, डीएनए कॉपिंग सेपरेट होते हैं. ठीक है, वो एक पॉइंट याद रख लेना होगा. तो वेरिएशंस का मतलब क्या होती है. तो वेरिएशंस का मतलब होती है जो सडन में भी वेरिएशंस, इसलिए मतलब जो चेंज होती है इंडिविजुअल में क्या होती है, जो हाइट इंक्रीज होने से ऐसे थोड़े वेरिएशंस आ जाते हैं, उसे वेरिएशन कहते हैं. मीन्स हमारे वेरिएशंस क्यों एसेंशियल है, क्यों इम्पोर्टेंस है. इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें चांस ऑफ सर्वाइवल इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकता है. तो एक एग्जांपल लिख दीजिए, बैक्टीरिया का एक एग्जांपल लिख दीजिए, आपको पक्का से मार्क्स आ जाएगा. आप इतना समझ के लिख सकते हैं. तो वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल्स. क्यों इस बेनिफिशियल है, इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि स्पीशीज अर्थ में जीना का एसेंशियल इम्पोर्टेंट है.
क्योंकि उसका रीजनरेशन हो सकता है। तो ये सब एक पॉइंट जैसे लिख दीजिए। ओके, तो आप देखिए नेक्स्ट क्या करना होगा। नेक्स्ट आपको ये करना होगा, तो ये क्या है, माई नोट्स अनदर 1.5 आवर में 1 आवर के बाद मैं फिर से एक अपलोड करेंगी, एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करेंगी। तो वीडियो में मैं नोट्स रख दूंगी, नोट्स फुल एक्सप्लेनेशन करूंगी। यू डोंट वरी। मैं टेक्स्ट बुक इसलिए आपको बता रही क्योंकि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लाना होगा ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी नहीं स्ट्रांग है तो आप आगे जाने में बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। तो यहाँ पर तो मैं एक्टिविटीज़ बताई थी, और एक्टिविटीज़ में फर्स्ट में क्या बताए थे, यीस्ट के बारे में बताए थे, दूसरे में मोल्ड के बारे में बताए थे। तो फिजन और सब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ओके, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।